हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं अभी त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में, हिंदी माध्यम कक्षा 11वीं गणित। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर वीडियो शेयर करने से या वीडियो शुरू करने के पहले शेयर कर देता हूँ कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले जितने वीडियो आपने देखे, इसके बाद आप जो वीडियो देखेंगे वो समस्त वीडियो मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको फ्री में दिखाए जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए कहीं पर भी आपको कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कहीं कोई ये बोलने वाला है कि आपने 3 वीडियो देखे हैं या 30 वीडियो देखे हैं, इसके बाद आपको पैसे देने की आवश्यकता है। ये पूरे वीडियो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर, टॉपिक बाय टॉपिक, प्रश्न बाय प्रश्न पूरी तरह से आपके सभी फ्री है। हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के भी हर उदाहरण, हर प्रश्न को हल करते चल रहे हैं। इसका मतलब हमें इसके अलावा कहीं कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो आज शुरुआत करते हैं त्रिकोणमितीय फलन के साथ और हम बात करेंगे आज प्रश्नावली 3.4 की, जिसके अंदर हम मुख्य रूप से सवाल जो होंगे वो त्रिकोणमितीय समीकरण के होंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था किस तरह से त्रिकोणमितीय समीकरण के हल हम लोग निकालते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल आपको दिया है कि यदि 10x बराबर √3 हो तो 10x बराबर √3। जो बच्चे अभी आए हैं, जो पहला लेक्चर देख रहे हैं, कुछ मत करो, 10x बराबर √3 कहां होता है वो देख लो। तो सर वो π/6 पर होता है, π/3 पर होता है, तो हमने लिख दिया 10 π/3। आपसे मुख्य तथा व्यापक दोनों हल पूछे हैं, तो एक मुख्य हल तो π/3 हो चुका है ना जी, ये तो पता ही है। ठीक है, तो उसके बाद अपन ने सूत्र लगाया। चूंकि हमें सूत्र के में ये पता चलता है कि यदि 10x बराबर 10 अल्फा होता है तो x बराबर n पाई प्लस अल्फा होता है। तो इसी तरह से यहां पर मैं लिख सकता हूं x बराबर n पाई प्लस π/3, इतना। तो ये हल है, ये जो हल है वही आपका मुख्य या व्यापक हल है। इस हल को हम क्या कहते हैं? व्यापक हल। अब व्यापक हल से हमें मुख्य हल कैसे निकालने हैं वो देखो फटाफट। एक तो मुख्य हल ये है, अगर ये पाई या 2 पाई से छोटा है तो क्या ये 2 पाई से छोटा है? हाँ, और ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, इसी में आप n का मान सबसे पहले 0 रख दीजिए। तो n का मान 0 रखोगे तो x का मान π/3 मिलेगा। n का मान आप 1 रख दीजिए, तो n का मान 1 रखने पर 1 गुणा पाई प्लस π/3 मतलब पाई प्लस π/3, तो 4 π/3। अब n का मान 1 2 रख के देख लेते हैं। तो n का मान 2 रखने पे 2 पाई प्लस π/3 और ये 2 तिया 6 मतलब x का मान 7 π/3। और ये जो मान है, अगर n का मान -1 रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, वो भी रख सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो n है यहां पर वो कोई भी पूर्णांक है। हल में जरूर ये मेंशन कर देना कि n जो है वो कोई भी पूर्णांक है। n का मान -1 रखा तो -1 गुणा पाई माइनस पाई प्लस π/3, तो ये हो जाएगा -2 π/3। तो अगर हम मुख्य हल की बात करते हैं तो x 0 से 2 पाई के मध्य होना चाहिए, मतलब धनात्मक होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। 2 पाई से छोटा होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ये 2 मान बचे हैं, तो बस यही आपके मुख्य हल है। क्या है सर जी मुख्य हल? मुख्य हल है या तो x बराबर π/3 हो या 4 π/3 हो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका और भी है यहां पर मुख्य हल निकालने का। देखिए, हमने पहला ये कोण पहचान लिया है कि π/3 पर 10 √3 होता है। तो π/3 चूंकि 0 और 2 पाई के मध्य है, तो ये इतना तो होगा, मतलब π/3 तो मुख्य हल होगा। अब मुझे पता है कि 10 जो है वो पाई के बाद खुद को रिपीट करता है, तो इस π/3 में पाई जोड़ोगे तो 4 π/3, 4 π/3 2 पाई से छोटा है। फिर उसमें पाई जोड़ोगे तो 7 π/3 जो बड़ा हो जाएगा, नहीं चलेगा। पाई कम करोगे तो -2 π/3, तो सिर्फ दही 2 मान आ जाएंगे फिर से, π/3 और 4 π/3। लेकिन ये विधि सभी में सही है, इसीलिए हम इसी विधि का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
sec x बराबर 2। अब sec x बराबर 2 कहाँ होता है, याद तो है, ठीक है, लेकिन हमने फॉर्मूला sec का नहीं पढ़ा, हमने साइन कॉस और टेन का पढ़ा। तो ठीक है, अगर हमने साइन कॉस और टेन का पढ़ा तो मैं इसे लिख सकता हूं ना, sec का उल्टा कॉस, 2 का उल्टा 1/2, मतलब कॉस कितना होना चाहिए, 1/2। तो कॉस एक्स बराबर कॉस π/3, कॉस एक्स कॉस π/3 1/2 होता है, ठीक है। कॉस का सूत्र क्या कहता है, कॉस का सूत्र कहता है कि यदि कॉस एक्स बराबर कॉस अल्फा है तो एक्स का जो मान है वो 2nπ ± अल्फा है। इसका मतलब ये जो एक्स है वो होना चाहिए 2nπ ± π/3, जहां पर n जो है वो एक पूर्णांक है और ये इसका व्यापक हल है। व्यापक हल आसानी से निकल जाएगा, तो व्यापक हल निकला, ये है व्यापक हल। अब क्या करेंगे, व्यापक हल में n बराबर -1, n बराबर +1, n बराबर 0, n बराबर 2 रख के देख लो। हमने रखा n बराबर -1, n बराबर -1 रखने से x के मान मिले -2π ± π/3। ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है, प्लस माइनस का चक्कर है कि प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। तो इसका मतलब यहां से दो चीजें मिली, -2π -π/3 और x बराबर -2π + π/3। अब -2π -π/3 दोनों ऋणात्मक है, दोनों का योग भी ऋणात्मक होगा। और अगर ऐसे ना समझो तो इसको सीधा सीधा लिख दो कि ये -7π/3 है और ये जो समस्या है वो है -5π/3। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मुख्य मान 0 से 2π के मध्य होना चाहिए। ये दोनों 0 से 2π के मध्य नहीं है। 0 से 2π के मध्य मतलब धनात्मक तो होना ही चाहिए, ये दोनों तो ऋणात्मक है। दूसरा, जब मैं n का मान 0 रखता हूं तो x का मान आएगा, यहां 0 रखा तो ये पूरा भाग तो 0, सिर्फ बचा ± π/3। ± π/3 का मतलब x का मान या तो π/3 या फिर -π/3। अब यार -π/3 तो संभव नहीं है, x बराबर π/3 जरूर संभव है। एक मुख्य मान तो ये मिला। दूसरा क्या रखेंगे, अगला तीसरा, n बराबर 1, n बराबर 1 रखा तो 2nπ मतलब 2π ± π/3। तो यहां से दो जवाब मिले, x बराबर 2π -π/3 और x बराबर 2π + π/3। x बराबर 2π -π/3 का मतलब 5π/3 और ये मिला 7π/3। और चूंकि आपको पता है कि 5π/3 2π से छोटा होगा परंतु 7π/3 2π से बड़ा होगा, तो हमारा जवाब इतना ही है। तो इसके बाद आप चाहे तो n का मान 2 रख के चेक कर सकते हो, आपको जो मान मिलेंगे वो 2π से बड़े ही मिलेंगे। तो जो मुख्य हल हैं उसमें 2 हल आएंगे। मुख्य हल कौन कौन से, π/3, 5π/3। व्यापक हल तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, मतलब सवाल के अंदर व्यापक हल निकालना बड़ी सिरदर्द नहीं है, बहुत सिंपल सा है व्यापक हल तो निकालना। बड़ी समस्या है मुख्य हल निकालना। चलिए कोई बात नहीं, अपन मुख्य हल और व्यापक हल की तरफ बढ़ते बढ़ते अगले सवाल की तरफ पहुंच चुके हैं। cot x बराबर -√3। अब सवाल थोड़ा सा और परेशान करेगा। देखिए cot x बराबर -√3, कॉट वाला सूत्र तो अपन ने पढ़ा नहीं है लेकिन tan वाला तो पढ़ा है। tan x बराबर -1/√3 और अपन ने ऐसा सवाल तो पहले भी हल किया है। मैं इसे लिख सकता हूं tan
माइनस पाई बटा 6। क्यों? क्योंकि ये माइनस साइन बाहर से हटाना चाहिए, तो 10 पाई बटा 6 1/√3 होता है, और 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा हो जाता है। अब इसे हल करने का तरीका, तो इसे हल करने का तरीका जो है वो वही है कि यदि 10x बराबर 10 अल्फा होता है तो x बराबर n पाई प्लस अल्फा होता है। तो बस सवाल समाप्त कि यदि x बराबर ऐसा है तो ये मिला n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6 जैसा लिखा है वैसा। तो x बराबर n पाई और ये माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, तो माइनस पाई बटा 6, जहां पर n जो है वो एक पूर्णांक है। ये व्यापक हल हो चुका है ना जी, अपन देख चुके हैं व्यापक हल है, व्यापक हल है। अब मुख्य हल निकालने के लिए, मुख्य हल कुछ नहीं होता, इसी व्यापक हल के वो x जो 0 और 2 पाई के मध्य हो। 0 हो सकते हैं, 2 पाई नहीं हो सकते। मुख्य हल के बारे में जब बात करते हैं तो 0 से लेकर 2 पाई तक, 2 पाई नहीं पर 0 से ही ये हल हमें चाहिए। तो यार x सबसे पहले n बराबर अपन 0 रख के देख लेते हैं। n बराबर 0 रखा तो n बराबर 0 पर x का मान माइनस पाई बटा 6 आया, जो कि नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बच्चा यहां पर इसे पाई माइनस पाई बटा 6 लिखता ना, मतलब 5 पाई बटा 6, तो n बराबर 0 रखने पे यहां 5 पाई बटा 6 आता। अपन डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप इसे माइनस पाई बटा 6 की जगह 10 5 पाई बटा 6 लिखें तो भी आंसर में कहीं समस्या नहीं है। 10 माइनस 1/√3 माइनस पाई बटा 6 पर भी होता है और 5 पाई बटा 6 पर भी होता है। दोनों में से कौन सा मान आप लेना चाहें, आप दोनों में से किसी मान को भी ले सकते हैं। अगर आप 5 पाई बटा 6 लिखते हैं तो यहाँ 5 पाई बटा 6 आता, n बराबर 0 रखने पे वो 5 पाई बटा 6 आता, उससे कोई हमें समस्या नहीं है। n बराबर 1 रखा तो क्या मिला, पाई माइनस पाई बटा 6, जिसका मतलब 5 पाई बटा 6। n बराबर 2 रखने पर 2 पाई माइनस पाई बटा 6, मतलब 11 पाई बटा 6। n बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 पाई माइनस पाई बटा 6, और ये मिला 17 पाई बटा 6। अब देखो यार, ये तो संभव नहीं है, मतलब 0 वाला n बराबर 0 संभव नहीं है, तो n बराबर 0 के पहले वाले भी संभव नहीं है। n बराबर 3, 17 पाई बटा 6 2 पाई से बड़ा है, तो इसके बाद वाले भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। तो बस हमारे सामने यही 2 हल मिलेंगे। तो अगर मैं मुख्य हल के बारे में बात करता हूं, अगर मैं मुख्य हल के बारे में बात करूं, तो मुख्य हल के अंदर एक तो 5 पाई बटा 6 साथ में 11 पाई बटा 6, इतना सा है सर बस। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले सवाल की तरफ। कोसेक x बराबर -2, क्या करना है, साइन x बराबर -1/2। सूत्र की मदद से तो यही बोल सकते हैं ना कि साइन x बराबर -1/2। -1/2 हमें पता है कि साइन x बराबर माइनस साइन पाई बटा 6। माइनस साइन को हटाना है। माइनस साइन को कैसे हटाना है सर, मुझे पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो ये माइनस को कोण के साथ लिख दिया, इसीलिए दोनों साइन के बाहर जो चिन्ह है वो हट गए। अब उसके बाद साइन x बराबर, अगर साइन अल्फा होता है तो x बराबर n पाई प्लस -1 की घात n अल्फा होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है, ध्यान से देखना। इसमें मुख्य हल निकालने की दूसरी विधि बताऊंगा। तो इस हिसाब से x बराबर n पाई प्लस -1 की घात n पाई बटा 6, और पाई बटा 6 नहीं माइनस पाई बटा 6, ये आपका हल है। ठीक है, इसे थोड़ा सा और तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये तो हुआ n पाई, ये -1 की घात n है, और यहां से एक और -1 आया जिसकी घात 1 लिख सकते हैं,
पाई बटा 6, मतलब ये जो पाई बटा 6 के साथ माइनस था इसे -1 की घात 1 लिख सकते हैं। अब ये दोनों -1 है तो इनमें जो घात होगी ना वो एक बढ़ जाएगी। a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, तो -1 की घात n गुणा -1 की घात 1 बराबर -1 की घात n धन 1। चलिए, ये हुआ व्यापक हल। क्या हुआ सर? व्यापक हल, जहां पर n जो है वो एक पूर्णांक है। मुख्य हल निकालने के लिए क्या करें? तो देखिए, आप मैं दूसरी विधि बता देता हूं आपको। ये विधि आपको आती है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन दूसरी विधि के बारे में बात करते हैं, मुख्य हल निकालने वाली। मतलब क्या करना है, n का मान 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, वो विधि सीख चुके हो। दूसरी विधि पर आओ। दूसरी विधि क्या कहती है उस पर ध्यान देते हैं। आपने सबसे पहले बनाया साइन एक्स का आरेख। साइन एक्स का आरेख कैसा? ऐसा। आपको 0 से 2 पाई के मध्य ही मान चाहिए ना? हाँ सर, हमें 0 और 2 पाई के मध्य ही सारे मान चाहिए। आपने थोड़ा सा इसे आगे बना लिया क्योंकि आपको जो मान चाहिए वो -1/2 चाहिए। तो x बराबर या -1/2 मान तो यहां होना चाहिए। तो अगर एक लाइन यहां से खींची जाए तो ये इन दो बिंदुओं पर कट करेगी। एक तो ये, दूसरा ये पाई है, आप अच्छे से जानते हैं, ये 2 पाई है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। और ये जो कोण है, ये जो दूरी है वो है पाई/6 पर ऋणात्मक दिशा में, है ना। 1/2 कहां आया? पाई/6 पर। तो सीधी सीधी बात है, अगर ये पाई/6 है ना तो पाई के बाद ये भी पाई/6 होगा। मतलब ये जो दूरी है वो है पाई प्लस पाई/6, मतलब 7 पाई/6। जिन लोगों को आरेख समझ में आता है वो ऐसे देख सकते हैं। अगर ये 2 पाई है तो ये जो दूरी है वो भी पाई/6 है, पर 2 पाई के पहले है, मतलब 2 पाई से थोड़ा सा पहले। कितना? पाई/6 पहले, तो यह आ जाएगा 11 पाई/6। और यही आपके 2 मान है जो मुख्य मान में है, 0 से 2 पाई के अंतराल में, और कोई दूसरे मान नहीं है। तो x बराबर 7 पाई/6 और 11 पाई/6 आपका जवाब होगा। तो मुख्य हल के बारे में अगर बात करते हैं, ऐसा कुछ। और दूसरा तरीका अगर हम ध्यान दें तो दूसरा तरीका संबंध कोण है। तीसरा तरीका संबंध कोण, वो थोड़ा सरल पड़ेगा इन दोनों से। संबंध कोण के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। संबंध कोण क्या हुआ करते हैं? संबंध कोण के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो संबंध कोण होते थे कि अगर, है ना, आपको बोला जाए कि साइन एक्स बराबर -1/2, तो आपने बनाए सबसे पहले संबंध कोण। ध्यान ये दिया कि अपन को 0 से 2 पाई तक ही जाना है ना। अगर मुख्य मान निकालना है तो हमें 0 से 2 पाई तक जाना है। पहले जो मैंने आपको विधि बताई वो विधि इसलिए बताई कि आप परीक्षा में पूरे नंबर ला सको। अब थोड़ी सी विधि आपको शॉर्ट ट्रिक में चल रहे हैं अपन को 0 से 2 पाई के बीच के मान निकालने। साइन एक्स का मान ऋणात्मक है, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता। कहीं हो सकता है क्या ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का मान द्वितीय और प्रथम चतुर्दांश में धनात्मक होता है, हमें -1/2 चाहिए। इसे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन एक्स बराबर -sin पाई/6, है ना। अब तृतीय और चतुर्दांश में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि साइन एक्स -पाई/6 हो जाए। मुझे पता है सर कि अगर मैं यहां ये कोण करता हूं और यहां ये कोण करता हूं तो मेरा काम हो जाता है। क्या मतलब? ऐसा कि अगर मैं तृतीय चतुर्दांश में लिखूं तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। हाँ सर, तो साइन पाई प्लस थीटा अगर माइनस साइन थीटा होता है तो साइन पाई प्लस पाई/6 माइनस साइन पाई/6 होगा।
और माइनस साइन पाई बटा 6 की जगह पाई प्लस पाई बटा 6 लिख सकते हैं। मतलब इसकी जगह लिखा जा सकता है साइन 7 पाई बटा 6, और 7 पाई बटा 6 पर भी वही मान है जो पाई बटा 6 पर है, इसी या माइनस पाई बटा 6 पर है, इसीलिए 7 पाई बटा 6 एक मान है या एक मुख्य हल होगा। अगला, सर ये कोण कितना, 0 डिग्री, 0 से कम करना है, मतलब 0 से ऋणात्मक कितना, माइनस पाई बटा 6। 0 से ऋणात्मक करो या 2 पाई से ऋणात्मक करो तो 2 पाई माइनस पाई बटा 6 भी एक हल हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन देखो ये जो विधियां हैं ये फटाफट कैलकुलेशन वाली है, ये तब आती है जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल हल करते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते हैं, बहुत सी चीज़ें समझते हैं। लेकिन जो अपन ने विधि ट्राई की है कि n बराबर 1 रखो, n बराबर 2 रखो, n बराबर 3 रखो, वो विधि सबसे परफेक्ट है। आपको सीधे सीधे मान मिल जाएंगे, मुख्य मान और मुख्य हल। चलिए अगला, निम्न में से प्रत्येक समीकरणों को हल की क्या व्यापक हल निकालिए। सीधा सीधा जवाब है, बड़ा प्यारा सा, ये तो बड़ा सिंपल है। cos 4x बराबर cos 2x, मुझे पता है कि cos x बराबर अगर cos अल्फा दिया जाए तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो अगर यहां पर आपको दिया जाए कि cos 4x बराबर cos 2x, तो इसका मतलब 4x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2x होना चाहिए। अल्फा की जगह 2x है, x की जगह 4x लिखा है। यहां से दो चीजें जनरेट होती है, पहला कि 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x, या फिर दूसरा क्या, दूसरा ये कि 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x। इस 2x को इधर ले आओ तो 2x बराबर 2n पाई, x बराबर n पाई, ये पहला हल। दूसरा, इस 2x को इधर लाओगे तो 6x बराबर 2n पाई, x बराबर n पाई बटा 3। 2 से 6 को काट दो। ये दोनों हल सही है ना। प्लस माइनस का मतलब है आप एक बार प्लस लेंगे तो भी सही होगा, एक बार माइनस लेंगे तो भी सही होगा। कॉस के मामले में यही जवाब होता था, अपन देखकर आ चुके हैं। डन है। और अगर चीज़ें जब हमें मतलब ऐसा होता है जब हम पढ़ाई करते हैं, जब किसी चीज़ को हम पहली बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत ही कम समझ में आती है। धीरे धीरे जब उसके सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगती है। और ये सभी जगह होता है, लाइफ में कहीं भी चले जाओ, पहली बार में जिस भी प्रयास को आप करने की या जिस भी काम को करने का प्रयास आप करेंगे वो शायद आपसे ना हो, लेकिन जब बार बार प्रयास करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लगती है ना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है 100 बार चढ़ती दीवारों पर गिरती फिसलती है। अगला सवाल है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। देखिए आप यहां पर cos c प्लस cos d का ऐसा कुछ जोड़ तोड़ लगाइए कि ये जो प्लस प्लस वाले हैं वो गुणा में बदल जाए, है ना। हमें गुणा में बदलना है प्लस प्लस वालों को। तो अगर cos 3x प्लस cos x के बारे में बात करें, या cos 2x प्लस cos x के बारे में बात करें, या cos 3x प्लस या माइनस cos 2x के बारे में बात करें, मतलब कहने का आप इन दोनों में cos c प्लस cos d लगा सकते हो, बिल्कुल। या आप इन दोनों में cos c माइनस cos d लगा सकते हो, बिल्कुल। या आप इन दोनों में cos c माइनस cos d लगा सकते हो, चॉइस आपकी है। मैं वन बाय वन आपको ये बताता हूं कि मैं किसमें क्यों लगाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, तो अगर मैं इन दोनों में cos c प्लस cos d का सूत्र लगाता हूं, cos c प्लस cos d कहती क्या है, पहले इन्हें अपन जो सूत्र होते हैं ना जितने भी होते हैं सबको यहां अप्लाई कर लेते हैं। cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d का मतलब है 2 cos c प्लस d बटा 2, साथ में cos c माइनस d बटा 2। cos में दोनों cos होते हैं अगर जुड़े हो तो, और cos c माइनस d जहां ऋणात्मक होता है तो साइन होते हैं दोनों ऋणात्मक चिन्ह के साथ, -2 sin c प्लस d बटा 2 sin c माइनस d बटा 2।
खैर बात कॉस की हो रही है तो मैं यहां इसे ऐसा लिख सकता हूं 2 कॉस सी प्लस डी, मतलब 3x प्लस एक्स 4x बटा 2 तो 2x, कॉस सी माइनस डी 3x माइनस एक्स 2x बटा 2 तो x माइनस कॉस 2x बराबर 0। अगर मैं कॉस 2x को बाहर निकाल लेता हूं तो आपके पास बचता है 2 कॉस 2x माइनस 1 बराबर 0। यहां से हमें दो चीजें निकल कर आती है, पहला तो कॉस 2x बराबर 0 या फिर 2 कॉस 2x माइनस 1 0, इसका मतलब है कॉस 2x बराबर 1 बटा 2। इन दोनों को हल करना है। अब देखो यार, सीधी सीधी बात है, अपन कुछ कुछ चीजें तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर अगर कॉस 2x बराबर 0 है तो कॉस वाली चीजें 0 कहां होती है, ये होती है जहां पर पाई बटा 2 के विषम गुणांक आ जाते हैं, है ना, ये तो अपन को पता ही है। तो x बराबर 2n प्लस 1 पाई बटा 4 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एक तरह का जवाब हो चुका है। इसमें अपन ने कोई सूत्र कोई फॉर्मूला, मतलब अभी तक हम लोग जो ने पढ़ा है वो लगाया नहीं, उनकी जरूरत वैसे पड़ती भी नहीं है। दूसरा, cos 2x बराबर 1 बटा 2, तो cos 2x बराबर 1 बटा 2 लिखने के लिए मुझे cos x बराबर cos अल्फा देखना पड़ेगा। तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होना चाहिए। अब ये cos 2x बराबर 1 बटा 2, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos 2x बराबर cos पाई बटा 3। तो दूसरा जो सवाल है वो है cos 2x बराबर cos पाई बटा 3, और यहां से लिख सकते हैं 2x बराबर cos पाई बटा 3 या 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बटा 3। यही है ना, बिल्कुल, 2 से भाग दे दो यार। तो x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बटा 6, और ये दूसरा जवाब है। दोनों व्यापक हल हैं, दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है ये देखने की भी आवश्यकता होगी। अगला सवाल कहता है कि साइन 2x प्लस कॉस एक्स बराबर 0। ये तो सिंपल है यार। क्यों सिंपल है? कुछ नहीं, साइन 2x का सूत्र आपको पता है क्या? हाँ सर पता होगा शायद कि साइन 2x क्या होता है। साइन 2x बराबर 2 साइन x गुणा कॉस x, है ना। इससे पहले समीकरण बनाना पड़ेगा, दो अलग अलग जोड़ वाले फलनों को गुणा में बदलना पड़ेगा। तो यहां से मिल जाएगा कुछ ऐसा, 2 साइन x कॉस x प्लस कॉस x बराबर 0। तो अगर आप यहां से cos x को बाहर निकालते हैं तो कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेगी, 2 साइन x प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि या तो cos x बराबर 0 हो जाए या फिर साइन x बराबर -1 बटा 2 हो जाए। साइन x बराबर -1 बटा 2 लिखने का तात्पर्य आप इसे ऋणात्मक कोण में लिख सकते हैं। मतलब देखो cos x बराबर 0 होने का साफ साफ मतलब है x बराबर 2n प्लस 1 पाई बटा 2। अपन डिस्कस कर चुके थे कि विषम गुणांकों पर cos x 0 हो जाता है। साइन x बराबर 1 बटा 2 पर बात करें तो ये बन जाएगा साइन x बराबर साइन पाई बटा 6, और माइनस साइन पाई बटा 6 के बारे में अगर बात करें तो साइन x बराबर साइन माइनस पाई बटा 6। तो x बराबर 2n पाई, या x बराबर साइन x में क्या होता है n पाई प्लस -1 की घात n माइनस पाई बटा 6। ये दूसरा जवाब है। हो सकता है आपको वहां पर 7 पाई बटा 6 मिले, क्योंकि साइन -1 बटा 2 7 पाई बटा 6 पर भी होता है। जवाब ये भी सही है, जवाब वो भी सही होगा। अपन ये डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि सेक का वर्ग 2x
बराबर 1 माइनस टेन 2x। देखिए सेक और टेन मतलब आपको टेन एक्स बराबर टेन थीटा चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं। सेक और टेन के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो क्या सेक को या सेक के वर्ग को टेन में बदला जा सकता है? बिल्कुल। क्यों? सूत्र क्या कहते हैं? जो जो सूत्र जरूरत होती है ना मैं लिख देता हूं यार। अगर आपको याद है तो 1 प्लस 10 का जो वर्ग है वो सेक का वर्ग होता था। एक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों नाम का एक टॉपिक आपने कक्षा 10 में पढ़ा था। तो ये सेक का जो वर्ग है इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 10 का वर्ग 2x बराबर 1 माइनस 10 2x। 1 से 1 गया, क्या मिला? 10 का वर्ग 2x बराबर माइनस 10 2x। आप अगर चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, और ये करना ही पड़ेगा। मतलब हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है, अगर हम चाहें तो हम गणित को पढ़ना ही छोड़ दें। नहीं, अगर ऐसा कोई स्कीम हो जाए ना कि बिना मतलब IIT JEE में या आपको ये पढ़ने के लिए गणित की आवश्यकता नहीं है और आप अच्छे से भविष्य बना सकते हैं, तो लोग उस ऑप्शन को ज़्यादा ऑप्ट करने लग जाएंगे। वैसे गणित बहुत प्यारा विषय है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप सोच कर भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हल कर सकते हो, है ना? ठीक है, मतलब सारे विषय प्यारे हैं। वैसे तो बात करते हैं 1 बाय 1 दोनों चीजों की। पहली चीज लिखी है 10 2x बराबर 0। कितना? 10 2x बराबर 0। साथ ही साथ दूसरी चीज लिखी है 10 2x बराबर -1। ये कहां शून्य हो सकता है? ये कहां शून्य हो सकता है? दोनों चीजें यहां पर मेंशन की हुई है। ठीक है, अगर दोनों चीजें मेंशन की हुई है तो 10 2x बराबर 0, तो यार मुझे पता है कि 10x बराबर 10 अल्फा होता है, तो x बराबर n पाई प्लस अल्फा होता है। तो यहां पर अल्फा का मान सीधा सीधा 0 ही दिख रहा है। 10 2x बराबर 10 0, क्योंकि 10 0 का मान 0 होता है, तो 2x बराबर n पाई, क्योंकि अल्फा का मान तो 0 है, x बराबर n पाई बटा 2। ये पहला जवाब। दूसरा 10 2x बराबर -1। -1 जो 10 होता है वो होता है कुछ इस तरह के कोण पर। देखिए 10 -1, 10 माइनस या 10 माइनस पाई बटा 4 पर होता है। हम उस कोण का भी प्रयोग कर चुके हैं, क्योंकि एक टिप्पणी थी जहां पर यह लिखा था कि जरूरी नहीं है कि आप यहां पर मुख्य हल लिखें या मुख्य बातों के बारे में बात करें। आप यहां कोई भी मान लिखेंगे, हल जो होगा वो सही आएगा। तो यहां से 2x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बटा 4, 2 से भाग दे दो, तो x बराबर n पाई बटा 2 माइनस पाई बटा 8, और ये जवाब फिर से सही है। मतलब किताब में हो सकता है आपको 3 पाई बटा 8 मिले, मैं उसको मतलब गलत नहीं बोल रहा, वो भी सही है, ये भी सही है। ओके, अगला सवाल है साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो देखिए यार, क्या साइन c प्लस साइन d लगाने से x प्लस 5x बटा 2 3x बन जाएगा? साइन c प्लस साइन d तो लगाना पड़ेगा, या तो इन दोनों में लगाओ या इन दोनों में लगाओ या इन दोनों में लगाओ। साइन c प्लस साइन d होता कितना है? तो साइन c प्लस साइन d बड़ी खूबसूरती से हमने पढ़ा था कि जब दोनों साइन होते हैं तो साइन और कॉस दोनों आते हैं। बस इतना ध्यान रखना होता है कि अगर यहां प्लस है साइन में तो साइन में प्लस, कॉस में नेगेटिव। अगर यहां नेगेटिव आएगा तो साइन में नेगेटिव, कॉस में प्लस, है ना? अब अगर मैं इन दोनों को साइन c प्लस साइन d लगाता हूं तो c प्लस d बटा 2 मतलब x प्लस 3x बटा 2 2x हो जाएगा। 5x के साथ मेल नहीं खाता। लेकिन अगर मैं इन दोनों को c और d लगाऊंगा तो x प्लस 5x 6x बटा 2 3x हो जाएगा। तो मुझे पता चला कि चूंकि 3x सवाल के अंदर है और इन दोनों को जोड़ने से 3x बन भी रहा है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने सोचा
कि अगर मैं यहां पर इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगाता हूं तो x प्लस 5x फॉर्मूले के हिसाब से 6x बटा 2 मतलब 3x, साथ में cos x माइनस 5x माइनस 4x बटा 2 माइनस 2x। तो cos c प्लस डी बटा 2 की जगह cos माइनस 2x लिखा जाएगा, लेकिन cos को ऋणात्मक कोण से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ 2x होगा और साथ में साइन 3x तो रहेगा ही रहेगा। अब यहां से आप चाहे तो साइन 3x को बाहर निकाल लें, करना तो वही पड़ेगा चाहे चाहो या ना चाहो। सो साइन 3x बराबर 0 हो या फिर क्या हो 2 cos 2x प्लस 1, मतलब 2 cos 2x प्लस 1 अगर 0 हो, इसका मतलब cos x जो हो या cos 2x जो हो वो माइनस 1/2 हो। हाँ जी, दो चीजें हो सकती है। साइन 3x बराबर 0, अगर कहीं पर साइन x 0 होता है तो आपको बार बार वो चीजें लगाने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि साइन x n पाई पर 0 होता है, डिस्कस कर चुके हैं। तो एक हल तो ऐसा मिल जाएगा कि ये n पाई बटा 3 होना चाहिए। दूसरा cos 2x बराबर माइनस cos समथिंग समथिंग, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं cos 2x बराबर माइनस cos पाई बटा 3, और cos का माइनस हटाने के लिए इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है cos 2x बराबर cos पाई माइनस पाई बटा 3, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। बार बार अपन वही सब बातें नहीं करेंगे। तो यहां से मिला cos 2x बराबर cos 2 पाई बटा 3, इसका मतलब 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बटा 3, या x बराबर 2n पाई, 2 से 2 कट गए, x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बटा 3, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये दोनों आंसर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेला है। तो भाई साहब ये आपकी प्रश्नावली चल रही है 3.4, जिसके सवाल अपन डिस्कस कर रहे हैं और इसी तरह के सवाल आपको बार बार देखने को मिलेंगे। चलिए, मतलब अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे तो भी आपको वैसे ही सवाल मिलेंगे, पर चाहे हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करें या एनसीईआरटी करें, जो आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको वो यूट्यूब पर नहीं दिख रहा है या प्रॉपर प्लेलिस्ट में नहीं दिख रहा है, या आप सब कुछ एक साथ देखना चाहते हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाइए www.magnetbrains.com। आपको ये सब चीज़ें दिखेगी, उसमें आप सीबीएसई हिंदी मीडियम सिलेक्ट कीजिए, कक्षा 11वीं सिलेक्ट कीजिए, मेरा फ़ोटो दिख जाएगा। मेरे फ़ोटो पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको कृपा आनी शुरू होगी और आपको वहाँ पर सारे चीज़ें चैप्टर वाइज दिख जाएगी। चैप्टर वाइज मतलब आपको पहला चैप्टर दिखेगा, यहाँ पर परिचय दिखेगा, उसके बाद दिखेगा समुच्चय, फिर संबंध एवं फलन, उसके बाद हमें त्रिकोणमितीय फलन दिखेगा, उसके बाद के चैप्टर भी दिखेंगे। तो त्रिकोणमितीय फलन पे क्लिक किया, वहाँ टॉपिक लिखा आएगा कि आपको कोण पढ़ना है, प्रश्नावली 3.1 पढ़नी है या प्रश्नावली 3.4 पढ़नी है। 3.4 पे क्लिक करोगे, आपको ऐसा वीडियो चलते हुए दिख जाएगा, पूरा देख लेना, कोई समस्या नहीं है। और देखने के बाद उसे लाइक जरूर कर लेना यूट्यूब पर, शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवा देना अपने दोस्त को। मुझे पता है आपने तो कर ही लिया होगा। चलिए सर, तो बाकी जो लोग इस चैनल को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को पूरी स्कूली शिक्षा मुफ्त पढ़ाता है। तो हम लोग मिलते हैं आप सभी बच्चों से अगली कक्षा में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।